इस देश में हमारी युवा पीढ़ी को ये नहीं पढ़ाया जाता कि 15 अगस्त के दिन भारत को बांटा गया था, भारत आजाद नहीं हुआ था। और क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि जो उस बंटवारे की साजिश में हिस्सेदार थे और इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में कोई कसर नहीं छोड़ी इस देश को टुकड़े करने की, कि अगर आज कश्मीर की समस्या है तो उस वजह से है, चीन के साथ समस्या है तो उस वजह से है, उस इतिहास को छुपाने के लिए। सतपति जी, इनका बस चलेगा तो आप तक ही नहीं, 80 तक ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक ये बोझ साहब ही नहीं बल्कि जितने भी क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए जान दी थी उनके बच्चों तक की जासूसी करवाते रहेंगे। क्यों खतरा है इन्हें? आज जो आपने बातें कही, बर्बादी 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 के जो नारे लगवा रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, आईएसआईएस किसी को दिखाई नहीं देता, आईएसआई किसी को दिखाई नहीं देता। और मुझे तो अफसोस है कि हमारे गृह मंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि रोहिंग्या जाकर के बस जाता है जम्मू के अंदर, जहां मैं और आप जमीन भी नहीं खरीद सकते, उस रोहिंग्या को गृह मंत्री जी जम्मू से निकाल तक नहीं सकते। आज इस देश में ये इंट्रूडर, माइग्रेंट, रिफ्यूजी, बड़े बड़े प्रशांत भूषण साहब, ये लोग ह्यूमन राइटिस्ट लॉयर बनते हैं, इन शब्दों का अंतर नहीं कर सकते। क्या छोड़िए, ये तो राजनीति चलेगी, लेकिन मैं एक बहुत गौर की बात यहां पे कहना चाहता हूं, जिसको और अक्सर बुला दिया जाता है हमारे देश का इतिहास पढ़ाते हुए, कि जितने भी पीपल ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, किस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी आजाद हिंद फौज के लिए, हमारे किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखा गया। अभी मैं इन्वॉल्व हुई इसमें एज चीफ हिस्टोरियन, जो म्यूजियम लाल किले में बनने जा रहा है नेताजी बोस और आईएनए के ऊपर और 1857 के ऊपर, और उसमें रिसर्च करते हुए जो चीजें निकल करके सामने आई कि उस बच्चे ने, जिसने कभी हिंदुस्तान को देखा तक नहीं था, हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ अपने आजा और आजी से कहानी सुनी थी, वो गडरिया अपनी गाय और भैंस लेके आ जाता है नेताजी के पास कि मेरे पास और कुछ नहीं है, इनको ले लीजिए, सेना को दूध मिलेगा इससे पीने को, आजाद हिंद फौज को, और मैं साथ चलूंगा उस दूध को पिलाने के लिए। यह है राष्ट्रवाद। मेरी युवा पीढ़ी से आह्वान है कि राष्ट्रवाद, इससे सीखिए कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। केवल भारतीय मूल के बच्चे थे वो, भारत को देखा तक नहीं था, पढ़ा तक नहीं था भारत के बारे में, अनपढ़ थे, गिरमिटिया मजदूर थे। नेताजी को जब तोला जा रहा था तो कुछ कमी रह गई, पैसे से तोला जा रहा था आजाद हिंद फौज के लिए, तो एक बूढ़ी स्त्री आई, नाम नहीं मालूम हमें उनका, सिर्फ इतना है इतिहास में जो मिला कि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी फोटो एक सोने के फ्रेम में थी, उस फ्रेम को तोड़ा और वो सोने का फ्रेम निकाल के तराजू में डाल दिया। इस राष्ट्रवाद को ये बर्बादी वाले समझेंगे, ये एकेडमिक टेररिस्ट समझेंगे, जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ करके दारू पीना और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से फेलोशिप लेना जानते हैं। कभी सरहद पे जाके देखे। मेरा तो कहता हूं कि जितने बर्बादी वाले प्रोफेसर थे ना, इन सब के लिए कंपल्सरी कर दिया जाए कि सियाचिन में जाके 1 हफ्ते क्लास ले जवानों, रन ऑफ कच्छ में जाकर के पढ़ाएं, वहां पे लोगों को जाकर के, चीन के बॉर्डर पे नाथुला पे जाकर के पढ़ाएं, इन्हें पता लगेगा कि देश का जवान क्या होता है। उसे मानने को तैयार नहीं है। तोजो का बच्चा था नेताजी, कार्टून देख रहा था मैं भी निकाले हुए इनके। अरे जब तक हिटलर ने रूस पे आक्रमण नहीं किया, और हिटलर और रूस का रशो जर्मन पैक्ट था, तब तक तो वो इंपीरियलिस्ट वॉर थी। ओवरनाइट वो पीपुल्स वॉर हो गई। और क्या किया इन्होंने? किसी इतिहास की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है। मैं अभी नेताजी की स्पीचेस को देख रहा था, जो 19 अगस्त और 31 अगस्त 1942 को उन्होंने बर्लिन रेडियो से स्पीचेस दी हैं।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा कार्यक्रम नेताजी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी उस आंदोलन के लिए। यह तक नहीं था कि, क्योंकि कांग्रेस को यह था कि हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको यह था हमें गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा, अंग्रेज क्योंकि लड़ाई चल रही है, हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आंदोलन नहीं चलेगा और ये सब नहीं होगा। एक प्लान तक नहीं थी, जैसे कि पहले नमक सत्याग्रह में बनाई गई थी कि ये अरेस्ट होगा तो इसको ये बचाएगा, अरेस्ट होगा तो घर वाले देखेंगे। पूरों का पूरा 19 सूत्रों का कार्यक्रम नेताजी ने दिया कि इनके वायरलेस काटो, इनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस काटो, तार घर काटो, पोस्ट ऑफिस काटो, फूड की सप्लाईज इनकी बंद करो। अरे सारे नेता तो 42 में बंद हो गए थे, जनता ने चलाया था 1942 का आंदोलन, इन नेताओं ने नहीं चलाया था। किस बात की ये कहना रहते हैं कि गांधी ने कहा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो नारा तक गांधी ने नहीं दिया था, बाद में कॉइन किया था गाइविंट ने, क्विट इंडिया। लेकिन ऐसे इतिहास को यही इन्होंने 1857 के साथ किया। उस म्यूजियम को बनाते हुए भी मैं क्लियर सामने आ गया है कि इतनी जबरदस्त प्लान थी उसकी 1857 की कि पेशावर से लेकर के और डिब्रूगढ़ तक आपको वही चिट्ठियां मिल रही हैं, बेलगांव तक, सतारा तक वही चिट्ठियां मिल रही हैं। और कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। जनरल साहब बैठे हैं कि 3 डेट रखी जाती हैं 1857 की, एक डेट नहीं थी। 10 मई, 30 मई, 10 जून। 10 मई को दिल्ली और इधर के इलाकों में होना था, 30 मई को अवध और बिहार में होना था, और 10 जून के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर मध्य प्रदेश के इलाकों के अंदर होना था। और वो महीना एनवायरमेंटली आप देखिए, जिन महीनों में अंग्रेज लड़ाई नहीं लड़ सकता, गर्मी के महीने, फॉलोड बाय मॉनसून जिसमें उनकी सप्लाईज कट जाएंगी, ये इतिहास में नहीं आने दिया जाएगा। उन एरियाज को क्यों बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा हुआ है, क्यों पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल आज भी पिछड़ा हुआ है। और मुझे अफसोस आज इस बात का है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन इस बात को आज मैं डाइवर्ज कर रहा हूं कि जो इस म्यूजियम के मैंने पैनल्स बना के दिए हैं 3 महीने रात दिन एक करके, मुझे मालूम है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी उनका सत्यानाश कर देगी। वो सिर्फ फोटोग्राफिक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। हमने लगाया उसमें कि नेताजी बचपन से ही विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थे, उसके बाद विवेकानंद जी की फोटो लगाई, और उसके बाद नेताजी की ऑटोबायोग्राफी में से जो नेताजी कह रहे हैं कि मैं स्कूल में जब था तो विवेकानंद जी ने कैसे मुझको अफेक्ट किया, वो पूरी कोटेशन लगाई। वहां कहा जाता है ये कोटेशन हटा दीजिए, बस ये फोटो रहने दीजिए और ये लिख दीजिए नेताजी विवेकानंद जी से अफेक्टेड थे। तो मैंने कहा मैं ये फोटो गैलरी बना रहा हूं जहां पे कोई। हमने ऐसे पैनल बनाने की कोशिश की है कि जब व्यक्ति अंदर आएगा और जब बाहर जाएगा तो हर युवा की आंखों में आंसू होंगे कि नेताजी क्या थे और ये आजाद हिंद वीर के सेना के वीर क्या थे जिन्होंने इस देश के लिए किया और क्या इन्होंने इस देश को बना दिया। और एक अंतिम बात कहने को बहुत है, अंतिम बात कहकर मैं छोड़ना चाहता हूं। आपने फाइल्स का एक जिक्र किया। इमरजेंसी के दौरान एक मैगजीन आती थी धर्मयुग हिंदी की, उसमें एक लेख छपा था कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी। आप सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद किसको मिलने गए थे, कहां से मिलके आ रहे थे, किस बंगले से निकले थे। और ये लेख लिखा था धर्मेंद्र गौड़ ने, जो कि यूपी के सीआईडी के अंदर डीएसपी थे। और उन्होंने कहा कि मेरे पास मैंने वो फाइल अपनी आंखों से देखी है जिसमें उस मुखबिर का नाम है लिखा हुआ, और वो मुखबिर कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता बन चुका था तब तक। इमरजेंसी के दौरान वो फाइल चीफ मिनिस्टर ने घर पे मंगवाई, उस फाइल को जलवाया और उसके बाद में स्टेटमेंट दिया कि हम पे कोई ऐसी फाइल नहीं एग्जिस्ट करती। और धर्मवीर गौड़ को इमरजेंसी के दौरान आप समझ सकते हैं कि उस रिटायर्ड पुलिस वाले का क्या हाल किया होगा जो उनकी जबान बंद हो गई। अरे ऐसा कौन सा उन फाइल्स के अंदर आफत है जो उन फाइल्स को छपाया जाता है? क्यों जलाई गई वो फाइल्स? इसका मतलब आपने चोरी की है और आप उस चोरी को छुपाने के लिए उसको रोकते रहेंगे। ये सब बकवास है कि रूस से संबंध खराब हो जाएंगे और इंटरनेशनल डायमेंशन हो जाएंगी। 1945 की बात को आरटीआई अनुजर का कोई करता है तो आरटीआई में हमारा सेक्शन ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट आज भी जवाब देते हैं कि नेताजी और क्रिमिनल थे। एक अंतिम बात कह के इस देश को दिया। आपने जिक्र किया था शाहनवाज ढिल्लो, ये जो नारा लगा था लाल किले से आई आवाज,
सैगल ढिल्लो शाहनवाज, अंग्रेज पागल नहीं था। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, उस समय जब देश के बंटवारे की बात हो रही है, अंग्रेज ने उन तीनों को मुकदमे पे डाला था कि इस देश का मूड क्या है, और पूरा देश उनके पीछे उठ करके खड़ा हो गया था। सारा देश एक था, सांप्रदायिकता एक तरफ रखी रह गई थी, लेकिन वो इनको पसंद नहीं थी। इसलिए ये इतिहास के पन्ने हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैंने 2 वॉल्यूम बाहर अभी लाया हूं, भेंट करूंगा इनको। मैंने सन 43 से लेकर और सन 48 तक की जितनी भी उर्दू और हिंदी की कविता है नेताजी और आईने के बारे में लिखी हुई, उसको संकलित करवा के और उसको ट्रांसलेट तक इंग्लिश में करवा के छपवाया है। और क्यों छपवाया, उसका एक रीजन बता दूं मैं। उसको छपवाने का एक कारण है मेरा। ये कहा जाता था कि नेहरू बड़े पॉपुलर थे भारत की जनता के अंदर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मैंने कहा चलिए जरा नेहरू जी की पॉपुलरिटी को हम यूपी में ही आंक लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने पॉपुलर थे नेताजी के मुकाबले। और किसी भी प्रिय नेता की लोकप्रियता को जांचने का अखबारों से अच्छा माध्यम कोई भी नहीं है। और उन अखबारों में जो नेताजी के बारे में उस समय की कविता है, ऐसी कविताएं लिखी गई हैं। नेताजी, देश बट रहा है, देश लूट रहा है, कहां हो तुम, आओ वापस आओ, इस देश को बचाओ। सन 47 में बंटवारे के टाइम पे इस तरीके की कविताएं मौजूद हैं। तो सामने आ गया, नेहरू जी आपकी लोकप्रियता ये नहीं थी, ये लोकप्रियता नेताजी की थी। और अंग्रेज आज हिंदुस्तान को छोड़ के गया तो बार बार बख्शी जी कहते हैं, तमामुद्दीन बख्शी ने मुझे किताब दिखाई इनके घर पे, कल्याण बनर्जी की, जिसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजों का चीफ लिख रहा है यहां पे आर्मी का, कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर हमें भारत में रहना है तो 1857 की तरीके से हमें दोबारा भारत के ऊपर कब्जा ना होगा, और उसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपियन सिपाही चाहिए होंगे। ये टीवी पे आके ये जो बकवास करते हैं नेता लोग, इन लोगों के, इन्होंने कभी ये चिट्ठियां पढ़ी हैं, कभी इतिहास पढ़ा है, कभी फाइलें पढ़ी हैं? या जो वंशा को दास्ता करने के लिए जो डायनेस्टिक स्लेवरी इस देश में शुरू कर दी है, उस डायनेस्टिक स्लेवरी का पालन करते हुए जो नाना ने कह दिया वही सत्य है और वही कह करके चलते चले जाएंगे। मेरा युवाओं से खास निवेदन है कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, आज वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध हैं, उनको देखिए, पढ़िए। और ये नए नए तमाशे खड़े हो रहे हैं। कभी जोगेंद्र नाथ मंडल जी का भी एक लेटर पढ़ लीजिएगा वेबसाइट के ऊपर। ये जो दलित और इसकी बात हो रही है आज, मुस्लिम एकता की, उस इतिहास को भी पढ़ लीजिएगा कि जब हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ा 1857 में, जिस बादशाह की हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, उसको बादशाह मान करके हिंदू रजवाड़ों ने भी उसके अंडर में लड़े। उसके बारे में सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि ये बदमाश बदजात लोगों ने विद्रोह किया है, मुसलमानों के लिए भी। और एमओयू बनाते हुए कहता है दिस इज नॉट फॉर इक्के वालास, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी करती है, रिजर्वेशन नहीं देती देश के संविधान को मानते हुए। पढ़िए इन चीजों को। वो हंसी आती है, कश्मीर में कहते हैं आर्टिकल 370 खत्म नहीं होना चाहिए, 35A खत्म होना नहीं चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म नहीं होनी चाहिए। इससे आज़मत बात क्या हो सकती है? मुझे ताज्जुब है कि किसी पॉलिटिशियन ने ये सवाल क्यों नहीं रखा आज तक किसी चैनल के ऊपर, कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम मानते नहीं, फिर 370 को क्यों मानने की बात करते हो तुम? हम तो स्वामी जी को फॉलो करते हैं लगातार, बार बार इन चीजों के ऊपर। तो नेताजी के आदर्श को मानिए, और हमारे ऐसे जितने भी लोग हैं, नेताजी का हमने जो म्यूजियम में दिया है आखिरी वर्जन, कि आखिरी बार उनको हमने प्लेन पे चढ़ते हुए देखा गया, और उसके बाद भारत का ये वीर लाल खो गया। लेकिन एक ना एक दिन ये मिस्ट्री भी जरूर उठेगी कि वो कहाँ गया, क्योंकि इतिहास को चाहे कितना भी दबा लिया जाए, इतिहास दबाए दबता नहीं है, इतिहास एक दिन सामने आता ही है। शुक्रिया।